अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्जा। जनाब, उमूमी तौर पर देखने में यह आता है किसी भी मुल्क की कोई भी हुकूमत क्यों ना हो, चाहे वहां पर अपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो, हुकूमत का काम होता है मुफाहमत करना, तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलना, क्योंकि उनको अपना मुद्दत पूरी करनी होती है और किसी किस्म की कोई रुकावटें ना डाली जाएं। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जनाब कोई नया महाज राय का एक महाज ना खड़ा कर दें किसी भी जमात के साथ या अपोजिशन के साथ या इस तरह के मामलात के साथ। अपोजिशन की अगर बात की जाए तो अपोजिशन का काम होता है कि टेंपरेचर को ऊपर रखना, लेकिन इतना ऊपर ना कर देना कि उनके खुद के पैर जलना जमीन पर रखना मुश्किल हो जाए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, लग ऐसा रहा है कि हुकूमत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और अपोजिशन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अपोजिशन, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सफ़े अव्वल की जमात है, उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया है कि जनाब उन्होंने टेंपरेचर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना है और इसीलिए वो मुसलसल जलसे कर रहे हैं। और जलसों में जिस तरह की ज़बान लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो किसी भी तौर पर आप उसको शाइस्ता नहीं करार दे सकते। इसको आप गैर पार्लिमानी ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन पार्लिमानी सियासत की अक्कासी करते हुए वो नज़र नहीं आ रहे। अगर हुकूमत की बात की जाए, हुकूमत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, डायलॉग वो करना चाह नहीं रही है। और उसके बाद आज देखने में आया कि जनाब जो 8 सितंबर का जलसा किया गया था और उस जलसे के अंदर CMKP, जो कि आप समझ लीजिए कि एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, मतलब KP एक सूबे के वजीर आला की हैसियत से अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह के लबो लहजे का इस्तेमाल किया, जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया, अब यह सुनने में आ रहा है कि जनाब फैसला कर लिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। सेक्शन 196 के तहत बाकायदा तौर पर यह मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस मुकदमे की कुछ चीजें हैं, मंदरजात में आपको बता दूं। इस मुकदमे में होता यह है कि जनाब आप जिसको नामजद करते हैं, अब नामजद रहनुमाओं में शुएब शाहीन साहब भी हैं, शेख वक्कास अकरम साहब भी हैं, शेर अफजल मरवत साहब भी हैं, आमिर डोगर भी हैं और मजीद इसके 50 से 60 के करीब अफराद हैं जिनको इन केसेस के अंदर नामजद किया गया। अब इन केसेस के अंदर जो कि बगावत का मुकदमा होता है, उसमें होता यह है कि आपकी जमानत नहीं हो सकती, पुलिस को गालिबन वारंट की ज़रूरत नहीं होती आपको गिरफ्तार करने के लिए, और बगावत का मुकदमा या गद्दारी का मुकदमा, इसमें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ये केस अदालत के अंदर ले जा सकती है। यानी पिटिशनर जो होती है वो मैं और आप, कोई शख्स नहीं हो सकता। पिटिशनर सिर्फ वक्त की, उस वक्त की हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त हो सकती है। अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ये रहनुमा हैं, इनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है। सेक्शन 196 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब इसके बाद क्या सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर, सारे सियासी मंजरनामे के अंदर एक सियासी जमात है जिसकी अहमियत, अफादियत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है, और वो है जमीयत उलमा इस्लाम। मौलाना फजल रहमान साहब, हर कोई चाहता है कि मौलाना फजल रहमान साहब को अपना हमनवा कर ले, हम सफ़र कर ले, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो। अपोजिशन की जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो चाहती हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब उनके साथ बाकायदा तहरीक चलाएं, तहरीक का हिस्सा बने। हुकूमत ये चाहती है क्योंकि उसको आईनी तरमीम करानी है, और जब आईनी तरमीम करानी है तो मौलाना फजल रहमान साहब के जो अराकीन पार्लियामेंट है, गालिबन 8 के करीब शायद कौमी असम्बली में है और 4 या 5 के करीब सेनेट के अंदर, ये जो फिगर है ये हुकूमत को बड़ी इसकी अशद ज़रूरत है। इसलिए वो चाहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब को अपने साथ मिला लें। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान साहब ने नई तकरीर की और इस तकरीर के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसके काफ़ी ज़्यादा मतलब निकल सकते हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि अगर हम रोडों पर आ गए तो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। ये वो किसको मुखातिब करते हुए कह रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी की हैं कि ये जो आइन, ये जो पार्लियामेंट है जो इस वक्त आइन को मंजूर 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराना चाहिए, इसकी लेजिस्लेटिव पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि भाई ये कानूनी तौर पर ये है भी वजूद में या नहीं है। जरा सुनिए मौलाना साहब क्या कहते हैं। ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में अवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजाते खुद एक नाइंसाफ़ी है। आप ये क्या शख्सियात के बीच में फंस गए हैं। हमें ये जज कबूल है और हमें ये जज कबूल नहीं है, और जजों को इसलिए मुद्दत मुलाजमत में इजाफा देना चाहिए और इसलिए हमारे उनकी तादाद में इजाफा करना चाहिए। ये तो फिर सियासी मकासद के लिए आप इतनी बड़ी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। कोई सियासी मकासद किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए। आप अदलिया में इस्लाहात लाएं और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएं जो हमारे COD का हिस्सा है। देखते हैं गवर्नमेंट क्या मसौदा लाती है।
पीपल्स पार्टी और जीयूआई के दरमियान भी बात हुई है, वो भी एक मसौदा बना रहे हैं हम भी, और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। पीटीआई भी एक मसौदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं, और वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से हम चाहेंगे कि एक इत्तिफाक राय के साथ एक तरमीम लाई जाए। जनाब, उन्होंने कहा कि ये जो पार्लियामेंट है ये बेसिकली इतनी अहलियत और अहमियत रखती नहीं है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कर सके। साथ साथ एक शायद गालिबन शॉर्ट हमसे रह गया है, लेकिन वो उसके अंदर वो कहते हैं कि जनाब अगर हम रोडों पर आए तो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। किसको मुखातिब कर रहे हैं? अब एक तरफ तो जेयूआई के मौलाना फजल रहमान साहब हैं जो कि इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब और जेयूआई ये बयानबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन ना ही हुकूमत की तरफ से कोई इन पर काउंटर अटैक किया जा रहा है, ना ही इनकी अपोजिशन की दीगर जमातों की जानब से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीएम केपी अली अमीन गंडापुर साहब ने एक और हैरत अंगेज किस्म का और होशरुबा किस्म का बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जनाब अब अगर हम पर गोली चलाई गई तो एक गोली के मुकाबले में हम 10 गोलियां चलाएंगे, एक लाठी मारी गई तो उसके मुकाबले में 100 लाठियां मारी जाएंगी। ये मामला अब किस तरफ जा रहा है? ये तो अनारकी वाली सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस पर ज़रा डिटेल में बात करते हैं। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, JUIF के सीनियर रहनुमा है। अली राशिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, आगे चल के मुझे ज्वाइन करेंगे। और फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साथ साथ लॉयर भी हैं। उनसे भी ज़रा पूछेंगे कि 196 सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज तो किया जा रहा है, ये आर्टिकल 6 से के करीब है या वही आर्टिकल 6 वाला मामला है? क्योंकि आर्टिकल 6 बड़ा खतरनाक किस्म का, क्योंकि ये गद्दारी का मुकदमा होता है और इसमें पिटिशनर कोई और नहीं सिर्फ हुकूमत हो सकती है। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम मुफ्ती साहब सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मुफ्ती साहब सर ये बताइएगा, ये मौलाना फजल रहमान साहब ने तो आइन की अहलियत अफादियत पर ही सवाल उठा दिया, जहां से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की बात की जा रही है। उसी पार्लियामेंट का हिस्सा आप भी हैं सर। गालिबन शायद कौमी असम्बली में 8 मेंबरान आपके हैं, सेनेट में 5 मेंबरान आपके हैं। सर अगर ये कानूनी सवाल उठाया जा रहा है पार्लियामेंट पर, तो आपको क्या लगता है सर फिर इखलाकी जवाज है JUI का पार्लियामेंट के अंदर बैठने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर, करम नवाजिश। हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि ये 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात फ्रॉड थे। इसमें कौम ने जिन लोगों को नुमाइंदगी का हक दिया है उन्हें नुमाइंदगी से महरूम कर दिया है। ठीक है, ये कोई हमारा नया मौक़िफ़ नहीं है, ये हमारा पुराना मौक़िफ़ है और ये हमने इसको बनाने के अंदर हमारा बहुत वक्त लगा। अब हम उसके साथ खड़े हैं। अब आप एक आईनी तरमीम लाना चाहते हैं तो ये सवाल तो पैदा होगा ना कि क्या ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जायज़ भी है या नाजायज़, इनका बैठना ठीक है या नहीं। सही है। एक बहुत बड़ी बहस चली है फार्म 45 फार्म 47 में। जो 45 के लोग थे वो नजर नहीं आए 47 पर। हमारा तो ये भी मानना है कि 180 सीटें हैं उसके पास PTI के पास, तो उनको नहीं दी गई, आधी दी गई और आधी दिल्ली को देकर या सिंध के अंदर की पार्टी को देकर, कराची में खासकर MPM को देकर और पंजाब में N को देकर उनको हुकूमत से नवाजा किया। तो गलत तो है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि दिन ज्यादा गुजर गए तो अब वो ठीक हो जाएगा, तो गलत है। अब इसी चाहिए तो ये था कि आप गलती का एहसास कर दें और नए इलेक्शन की तरफ आप जाते हैं, इस पर डायलॉग होते हैं। आप इससे एक बहुत बड़ी आईनी तरमीम पास कर रहे हैं जो एक खुद अदलिया पे एक सवाल, जो मौजूदा अदलिया है वो भी आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, उसके ओहदे आईनी है, लेकिन आप एक आईनी तरमीम कर रहे हैं जिसके अंदर तमाम कोर्ट्स जो है निचली कोर्ट्स वो पाबंद होंगे, हाई कोर्ट के हाई कोर्ट पाबंद होगा सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट पाबंद होगा आईनी कोर्ट का। तो ये आईनी कोर्ट पाबंद होगा हमारी उस पार्लिमानी कमेटी का और वो पाबंद हो गया वज़ीर आज़म का। अब वज़ीर आज़म किसके पाबंद होते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ये आप बताएं तो सर, मैं तो मासूम सा बंदा हूँ, मुझे पता नहीं है, आप बताइए सर। वो शायर कहता है कि इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते और हाथ में तलवार मिली। आपकी मासूमियत का यही अंदाजा है। तो अब एक
हमारे पास एक ही इदारा है कि जिसमें मेरिट पर तकर्री होती है, की मुदत पूरी होती है तो मोस्ट सीनियर जो होता है उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। और मेरा ख्याल में वो मंसूर अली शाह साहब हैं, वो ज़ाहिर मालूम होता है पहले से। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इदारा है फौज का भी, तो उसके अंदर भी सीनियरिटी नहीं होती, मेरिट नहीं होता। 4 या 5 नाम आते हैं तो वजीर दिफा या वजीर आजम उनमें किसी एक को ले लेते हैं। तो कभी मोस्ट जूनियर आ जाता है तो वहाँ फौज के अंदर तो डिसिप्लिन है, लेकिन फिर भी वो लोग इस्तीफा दे देते हैं और चले जाते हैं। एक बहरानी कैफियत होती है। पूरे मुल्क में अगर मेरिट के लिहाज से तकर्रियाँ होती हैं तो हमारा अदलिया है, तो हम आईनी तरमीम के जरिए से उसका भी हुलिया बिगाड़ना चाहते हैं। तो ऐसा तो है, जब आप इतनी बड़ी तरमीम करना चाह रहे हैं और कोई आईनी इदारों को तो उनकी शक्ल तब्दील करना चाहते हैं, तो ये क्या ये असेंबली इस काबिल है कि हम इससे ये काम ले लें? मुफ्ती साहब, इसमें मुफ्ती साहब सर, सॉरी टू कट यू आउट सर, कता कलामी की माफी, लेकिन सर एक बात बताइए ना, अगर एक आईनी अदालत का क़याम अमल में आ जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो आपकी आइन की शिकें हैं उसकी तशरीह कर सके, तो उसमें सर बुरा है क्या? वैसे क्या इसमें मुमानियत क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर 61,000 से 64,000 के करीब केसेस हैं जो कि पेंडिंग में है, अवाम के केसेस हैं, दीगर लोगों के केसेस हैं, वो उन चीज़ों का फैसला करें। एक आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाए जो कि सिर्फ आइन की तशरीह कर सके, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से तशरीह कर रहा होता है, तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी ना कि आइन की तशरीह की जाए। तो इसमें मुफ्ती साहब क्या मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, इसकी गुंजाइश तो होती है, इस्लाह की गुंजाइश होती है। आप जजेस के तादाद में इजाफा भी कर सकते हैं, और ये जो आईनी मामला में अपने रहते हैं तो और मामला में जाते हैं, लोग परेशान होते हैं। इस हकीकत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आप बताएं कि मुसव्वदा किधर से आया, और हमारे वजीर कानून कहते हैं आप मुझे मुसव्वदा मिल गया, तो फिर आप अंदाजा लगे वो कहाँ से आया। फिर रात को शतून मारा जा रहा है और किसी को पढ़ने के लिए मुसव्वदा नहीं दिया जा रहा। अगर दिया जा रहा है तो एक पार्टी को कोई मुसव्वदा दिया जाए, दूसरे को दूसरा। आपको अंदाजा होगा कि यहाँ हमारा 18 आईनी तरमीम हुई, उस पर 355 घंटे लग गए थे। मैं समझता हूँ कि तरमीम के लिहाज से वो तो मुफ्ती साहब आपको तरीकेकार पे एतराज है कि आपको मुसव्वदे पर लाते हैं, शफकूत मारते हैं, इससे शक पैदा होता है कि किसी कहीं फायदा तो नहीं हो रहा। तो सर तरीकेकार पर आपको एतराज है? क्योंकि मैं बिलावल साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, मुफ्ती साहब वो ये कह रहे थे कि आईनी अदालतों के क़याम की हद तक तो मौलाना साहब एग्रीड हैं, वो इत्तेफाक रखते हैं कि जनाब आईनी अदालतों का क़याम अमल में होना चाहिए जो कि आइन की शिकवार। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको एक आम इंसान नहीं समझ पाता, तो उसकी तशरीह कर सके, इसके लिए मौलाना साहब रेडी हैं। सर ऐसा है? नहीं, आईनी अदालत की जरूरत तो महसूस की जाती है, लेकिन उसके बाद ऐसी शिकें हैं, ऐसी तरमीमें जिसमें ये सिविल कोड को बिल्कुल अपाहज बना दिया जाएगा। यानी आप सारी बातें देखें ना, सिर्फ उन्वान को ना देखें, उन्वान के नीचे जो तरमीमें चलाई जा रही है मंदरजात को देखें। तो ऐसा है कि अगर किसी ने कह दिया कि ये हमारा कौमी सलामती का मामला है, तो नीचे की तमाम अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को नहीं देख सकेंगी, और वो आइन की अदालत है। अगर रास्ते में जाती हुए आपने किसी फौजी को घूर कर देखा, बस फिर आप आईनी अदालत के अंदर जाएंगे। ये असल में एक फौजी अदालत है। अब फौजी अदालत से लोग कतरा रहे हैं तो उसको आईनी अदालत कहा जा रहा है। अगर ये तमाम जो उसमें कमजोरियां हैं उसको हटा दी जाए और सिर्फ आइन की तशरीह के लिए कोई इदारा चाहिए, उसमें तो इत्तेफाक हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि बनाने वालों की नीयत ये नहीं है। सर आपको लगता है, आपको लगता है या आपको यकीन है मुफ्ती साहब? ना, ये जिस तरह खुदा करे वो पास ना होना, पास होगा तो यकीन होगा। और जब तक हम डटे रहेंगे और पीटीआई के लोग नहीं टूटेंगे, फिर तो हमें लगता ही है। आप भी सर मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं, कोई जेयूआई भी कोई मुसव्वदा, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी भी तैयार कर रही है, नून लीग भी तैयार कर रही है, फिर कहा जा रहा है कि तमाम मुसव्वदों को सामने रखेंगे। जब बिलावल साहब तशरीफ लाए थे, माफ कीजिए, मौलाना फजल रहमान साहब के बाद, तो उस वक्त ये तय था कि हम अपने अपने मुसव्वदे लाएंगे। तो हमारे लोग भी काम कर रहे हैं, उनके भी हम शेयर करेंगे उसको। बल्कि हमने तो पीटीआई को भी कहा है कि अगर आप इसके अंदर शामिल हो जाएं, अगर पीटीआई शामिल होती है, जेयूआई शामिल होती है और पीपल्स पार्टी शामिल होती है, मुस्लिम लीग नून शामिल होती है, तो ये फिर हुकूमत और अपोजिशन का
मसौदा तो नहीं हुआ, तो कौम का मसौदा हुआ। मुश्तरका मुसौदा हो जाएगा ना फिर। हाँ बिल्कुल, तो कौम आपकी अगर मसौदा ले आती है ठीक है सर। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, क्योंकि मौलाना साहब ने भी जो कहा है ना कि अगर हम आ गए बाहर, असेंबली से बाहर आ गए तो ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाएगी हमारी। लेकिन सर मीनवाइल हमें अली राशिद साहब ने भी ज्वाइन किया है, फैसल चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। मैं ज़रा अली राशिद साहब की तरफ जाना चाहता था, लेकिन फैसल साहब से ज़रा मैं गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा करना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि कानूनी मामलात पर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? जी थैंक यू सर। फैसल साहब ये बताइएगा, सेक्शन 196 के तहत ये बगावत का मुकदमा, मैंने गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 के तहत सुना था, इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? क्योंकि जहां तक मैं पढ़ रहा था इसमें जमानत नहीं हो सकती, पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है। अब पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ ये 196 के तहत बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कहेंगे सर? देखिए ये बगावत है, पहले म्यूटनी या इस किस्म के सेडिशन, ये सारे जो सेक्शंस हैं ये कॉलोनियल एरा में जब जंगे आज़ादी के बाद मुसलमानों को काबू करने के लिए जो उस वक्त के अंग्रेज हुक्मरान थे उन्होंने ये लगाए थे। और उसके बाद से आज तक अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पार्लियामेंट में भी अपना काम नहीं करते हमारे, तो ये सेक्शन आ रहे हैं। ये तो घबराहट की निशानी होती है। यानी 8 सितंबर को आप ने एक जलसा हुआ, तकरीरें जलसों में सख्त होती हैं, सियासी जलसे होते हैं, स्पेशली फिर उस जमात के साथ जिसको आप कॉर्नर कर रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, 1 साल 1.5 से उसको टारगेट किया हुआ है, तो वो उसके ऊपर अगर आप आके तमाम जो उनके लीडरान कराम हैं उनके ऊपर आप ये करेंगे और एक आप समझें कि पूरा ग्रो जो है उसमें आपने पूरी पार्टी को शामिल करना है, तो फिर ये तो आपको जो है नजर ये आ रहा है ना कि ये बदनीति की बुनियाद पे है, नेक नीति की बुनियाद पे तो नहीं है। और फिर इसका ये जो एक अमेंडमेंट्स हुकूमत कराना चाहती है, ये उसके नतीजे में भी ये हो सकता है इनके ऊपर दबाव डालने के लिए या इनके बंदे तोड़ने के लिए फिर इस किस्म के आपको नहीं लग रहा सर कि जिस तरह की तकारीर हो रही हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सर, एक सीएम केपी साहब, आप समझ लेंगे वो एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केपी के वजीर आला हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हम पे एक गोली चलाएंगे हम तो 10 चलाएंगे, एक लाठी चलाएंगे 10 मैं किसी भी तरीके से हुकूमत के एक्ट को जस्टिफाई या उसको बैक नहीं कर रहा, लेकिन जो किया जा रहा है वो नो डाउट गलत है। लेकिन सर जिस तरह के लबो लहजे का इस्तेमाल किया जा रहा है, डू यू रियली थिंक इट विल हेल्प योर कॉज? देखिए बात यह है कि लबो लहजे तो फिर जब अपोजिशन में मौजूदा हुकूमत थी, इनका तो लबो लहजा कैसा था, तो इनके जलसों में भी तो दहशतगर्दी के पीछे वर्ती है किनारे लगते थे। तो बात यह है कि फिर सियासी जमातें जो हैं वो लबो लहजे तो सलूक के मुताबिक होंगे ना। अगर आप 9 फरवरी को इनका मैंडेट भी चुराएंगे, अभी फिर इनके MNAs भी उठाएंगे, इनकी खवातीन को आप उठा के गिरफ्तार भी करेंगे, अब 80 साल की जो बुजुर्ग खातीन है उनके ऊपर मुकदमे दहशतगर्दी की करेंगे, तो फिर उससे आप क्या तवक्को करते हैं? लोग जो हैं उसमें जब लबो लहजे सख्त होते हैं तो हुक्मरान जो हैं अपने अमल से उन लहजों को नरम करते हैं। लेकिन अगर आप उसके जवाब में लोगों के ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज करेंगे तो फिर लबो लहजे तो सर इन्हीं तकारीर से अगर मुतासिर होकर अगर 9 मई हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो फिर उसकी जिम्मेदार कौन होगा? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सर? देखिए 9 मई हुआ, उसके बाद 8 फरवरी हुआ, 9 फरवरी हुआ, तो 9 मई में या तो आज तक मुझे देखिए कि CCTV फुटेजेस जो है वो नहीं आई। एक शख्स को आपने 7 जगहों पे एक ही टाइम पे पर्चों में मुलव्वस किया हुआ है। अपना खवातीन को जो PTI की थी उनको साल आपने हो गया है। यास्मीन राशिद जो है क्या गुनाह है उनका, कोई साल से अंदर है। तो अभी ये जो 9 मई का मामला है ये 8 फरवरी को अवाम ने इसको मुस्तरद किया है और ये इसका मैंडेट नहीं है हुकूमत का। देखिए पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का क्राइसिस है। ये इलेक्शन बिल्कुल शफाफ इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन में लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, गैर जानबदार तंजीमों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और शकूक का इज़हार किया है। तो ये सारे मामलात, देखिए सियासी मामलात को सियासी अंदाज से ही हल करना होता है। ये जो पावर्स हैं ये हुकूमतों के पास हमेशा से मौजूद रही हैं। सही है। लेकिन मार्शल लॉ के अलावा कभी सियासी हुकूमतों ने इस्तेमाल इस किस्म के काम नहीं किए हैं। ठीक है। और सियासी हुकूमतें हमेशा बातचीत से मामलात हल करती हैं। देखिए अगर PTI और मौलाना फजल रहमान साहब
अपने जो इख्तिलाफात हैं उनको एतदाल पे ला सकते हैं, तो बाकी जमातें भी तो कर सकती है। अगर पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो मिल के जो है वो आइन साजी कर सकते हैं, तो आइन साजी तो अच्छी वही होती है जैसे 73 में मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत जवाहर रहमत में जगह दे, उनके दौर में भुट्टो साहब ने या उनके जो ये बुजुर्ग हैं जो आज के सियासतदान हैं, इन्होंने उस वक्त भी तो जोर आजमाई की जा सकती थी। ठीक है, लेकिन एक 73 का मुतफ़िका आइन क्यों लाया गया? ठीक है, मुतफ़िका होगा तो ये देरपा होगा, मुतफ़िका आइन आएगा, कानून आइन साजी अगर चलें ये कहाँ तक मामला पहुंचा, जरा मैं ये अली राशिद साहब से भी पूछ लेता हूँ। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद रहे। अली राशिद साहब, सर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसव्वदे के हवाले से शुरू में तो काफ़ी शकों को शुबात का इजहार कर रही थी। बिलावल साहब की खुद भी गुफ्तगू थी कि हम ये मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने या तादाद बढ़ाने में नहीं सपोर्ट कर सकते, लेकिन चलें फिर अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक आइनी अदालतों का क़याम होना चाहिए क्योंकि ये चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था। को मुसव्वदा तैयार हुआ है पीपल्स पार्टी की तरफ से, और अगर हुआ है तो क्या है सर उसके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो ड्राफ्ट है सब पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी, नून, मौलाना साहब, सब सेम पेज पे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए और ऐसी अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत है जो चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जा सके। ठीक है, अभी का जो हालात हैं पाकिस्तान लीगल सिस्टम के, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। सही है, लाखों तादाद में केस पेंडिंग हैं। आपने माजी में देखा कोई चीफ जस्टिस आते हैं तो डैम फंड बनाने लगते हैं कोई चीज़, तो वी फील के कुछ इस अमेंडमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें मशावरत के साथ सबको सेम पेज पे रखते हुए, सबको ऑन बोर्ड लेके माजी में अभी रिसेंट पास में उस चीज़ को बड़ा एक चीज़ बनाई गई कि वो बगैर किसी मुशावरत के ला रहे हैं, मगर वो भी गलत साबित होगा। सर मुफ्ती साहब मौजूद हैं, ऐसा ना करें सर। मुफ्ती साहब ने कहा है मेरे साथ ही मौजूद हैं, वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था मुसव्वदा, मतलब हमें तो दिखाया ही नहीं गया, सबके पास अलग अलग मुसव्वदा था। और वो अगर आप वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर मैं कोई ड्राफ्ट बनाऊंगा मैं तो पहले उनको बताऊंगा ना कि आप अपने तौर पे बनाएं, अमेंडमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, और फिर हम सब मिलके बैठेंगे, हम आपसे अपनी राय शेयर करेंगे, आप हमसे अपनी राय शेयर करेगा। कोई शिक ऐसी हो जो आप नहीं चाह रहे हो या उसको रिवर्ट करना चाह रहे हो या उसको नहीं डालना चाह रहे हो या उसमें कोई इजाफा चाह रहे हो। ऐसा हुआ साहब, अली साहब हुआ ऐसा ही हो रहा है ना, ये जो आपके नहीं ये अब हो रहा है सर। पहले तो पास कराने की बात हो रही थी ना संडे को, जब कौमी असेंबली का इजलास था, कैबिनेट के सामने भी पेश नहीं किया गया। उस दिन क्या हो रहा था? ऐसा नहीं, वही मैं आपको थोड़ा इसको मैं क्लैरिटी इस पर डाल दूं, ऐसा कभी नहीं हो रहा था। और पहली चीज, ऐसी कोई चीज अगर आ रही होती है तो पहले ही जितने मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली या सेनेट के मेंबर्स होते हैं उनको वो कॉपी पहले मिल जाती है। अगर ऐसी कोई चीज होने वाली हो, ऐसी कोई चीज हुई नहीं, ना होने वाली थी, ना किसी फिर सर ये कौमी असेंबली का इजलास बुलाया क्यों गया था उस दिन? फिर क्या मतलब गपशप के लिए? क्या जाहिर सी बात है, गपशप के लिए कह लें, गपशप आप गपशप कह लें, मीटिंग कह लें, डिस्कशन कह लें, उस पर डिस्कस करने के लिए कि भाई ये ऐसी कोई चीज़ हम करना चाह रहे हैं, आप अपनी भी थोड़ी गुजारिशात जो हैं पेश करें और हम अपनी करेंगे। और फिर देखें, पहले तो सबसे पहला फेज वो होगा कि मेरी पार्टी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो रही हैं तो पहले इंटरनली जो मेरी पीपल्स पार्टी की लीगल टीम होगी वो अपने मशावरात देगी, फिर हम अपना इंटरनल एक ड्राफ्ट बनाएंगे। सिमिलरली बाकी पार्टीज अपने ड्राफ्ट पे काम करेंगी, कच्चा पर्चा जिसको कहते हैं या कच्चा ड्राफ्ट जिसको कहते हैं। फिर वो पार्टीज आपस में बैठ के डिस्कस करेंगी। जैसे आपने बयान की बात की बिलावल साहब की, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब भी राजी हैं, वो मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जरूरत है, उस पर ये तो राजी हैं, मगर अंडर व्हाट कंडीशंस, क्या क्लॉजेज होंगे, क्या एग्जैक्टली सेक्शंस होंगे, उस पे डिलिबरेशंस और डिस्कशन जारी है। तो ये कौमी असेंबली के इजलास से पहले आपने सियासी जमातों को एतमाद में क्यों नहीं लिया था अली साहब? जी, एक कौमी असेंबली के इजलास में जिस वक्त ड्राफ्ट लेकर आ रहे थे और किसी को पता ही नहीं था कि ड्राफ्ट के अंदर क्या है, उससे पहले आपको सियासी जमातों को ले लेना चाहिए था एतमाद के अंदर, फिर आपको कैबिनेट के अंदर लेकर आ जाना चाहिए था, उसके बाद फिर आप कौमी असेंबली के अंदर लेकर आते ना। शायद मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये कौमी असेंबली में कभी आ ही नहीं रहा था। ये जो भी ड्राफ्ट था, ये कोई बिल। सर वैसे ये नई बात कर रहे हैं आप, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं आपकी बात से। मुफ्ती साहब आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने इनकी बात तो नहीं सुन सका, इनकी आवाज नहीं आ रही।
अच्छा मुफ्ती साहब, ये अली साहब ये कह रहे हैं कि सर उस दिन तो कुछ नहीं हो रहा था, उस दिन तो गपशप हो रही थी, मुसव्विदा अभी लाके पेश थोड़ी कर रहे थे, आप लोग पहले ही घबरा गए, मुसव्विदा आ रहा है, मुसव्विदा आ रहा है। जी मुफ्ती साहब, खैर अगर ये हकीकत तस्लीम करें तो इनके पास मसौदा था ही नहीं। अच्छा इनके वजीर तो वही कह रहा हूं। ने कहा कि मैंने भी तो यही कहा है। मसौदा मिल गया, तो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है ना कि मसौदा कहाँ था और किधर आया और किसके पास था। तो ये तो उनको भी पता है, तो ये बेचारे तो बेखबर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पास तो आईनी होता है, अच्छा, इस पर अच्छा। गिला भी नहीं है, लेकिन वो जिनके पास इंतजामी होते हैं उनको भी पता नहीं था कि मसौदा कब आ रहा है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अच्छा वो तो इन सबको बेखबर रखा है, और वो रात का रात ये शब खून जिसे कहते हैं, इस तरह वो पेश करके नाफिल करना चाहते थे। मौलाना फजल रहमान साहब को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, वो डट गए, तो उन्होंने। तो मौलाना साहब ने ये क्यों कहा कि अगर हम असेंबली से बाहर आ गए तो हम ज्यादा खतरनाक होंगे? ये किसको कहा है? ये वजीर आजम साहब को ही कहा होगा यकीनी तौर पर। ये उसकी वो कहा जो हमारे सियासी इमरान खान ने भी दफा कहा था मैं रोडों पे आके और खतरनाक हो जाऊंगा। हाँ, तो मैं मुफ्ती साहब से ही पूछ रहा हूँ कि आप मतलब मुखातिब किससे हैं सर? बस आप बेहतर समझते हैं, आप लंदन में तो नहीं सर बैठे, मैं तो पाकिस्तान में मैं बैठे तो हैं। समझता ही नहीं हूँ कुछ, आप मुझे समझाएं। नहीं, वो मैंने आपको शेर सुनाया ना, आपको अच्छी तरह बताया, इसलिए कि हमारे कुछ ताकतवर तबका होता है ना जो नतीजे भी बदलता है, एक को महरूम करता है, एक को नवाजता है। अभी तो ताकतवर सिर्फ मुझे मौलाना साहब नजर आ रहे हैं, वैसे आपस की बात है, वो हर कोई उनको हमनवा बनाना चाह रहा है, तो इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि ताकत का महवर सिर्फ मौलाना साहब है इस वक्त। बस अल्लाह आपकी मुंह में गुड़ और शक्कर हो। लेकिन ये कि आपको तो पता है कि पाकिस्तान में ताकत का महवर किधर होता है, और मैं तो समझाऊं कि अगर पीपल्स पार्टी और JUI और PTI और N वाले इस वक्त अगर सबक नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? इस वक्त एक मिसाकी जमहूरियत की जरूरत है, ताकि जो इदारे मुदाखलत करते हैं वो मुदाखलत न करें, वो अपने आईनी किरदार अदा करें, और इंतखाबात उनकी मुदाखलत के बगैर साफ और शफाफ हो, तो मैं समझ लूंगा कि ये कौम के लिए अच्छा होगा। तो अच्छा, मैं फिर फैसल भाई को जरा शामिल गुफ्तगू करता हूँ। फैसल साहब ये बताइएगा, अभी जो डायलॉग की बात आप कर रहे थे कि सियासी जमातें होती डायलॉग करती हैं, ये डायलॉग फिर PTI भी तो नहीं कर रही ना, या करना भी नहीं चाहती? अगर चाहती भी है तो पहले वो कहते हैं कि जनाब हम इन जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर कहते हैं कि जनाब हम ताकत के महवर जो है उनसे मुज़ाकरात करेंगे। तो मुज़ाकरात ना करने का शिकवा आपके राइवल सियासी जमातों को तो शुरू से है, और उस वक्त से जब आप हुकूमत में थे। देखिए बात यह है कि सबसे पहले बातचीत का माहौल बनाना होता है ना। बातचीत के लिए आपको ये तो नहीं हो सकता कि एक साइड पे आप जो है वो इमरान खान साहब की अहलिया के ऊपर इद्दत जैसा वाहियात और घटिया केस बनाए और उसका ट्रायल करें। उसके बाद आप जो है उनकी जो खातीन कैदी हैं उनको आप रखें, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स आप जो है वो करे जाए, और फिर बंदों का पता भी ना लगे। इसके लिए माहौल किसने बनाना है? माहौल तो हुकूमत बनाती है। तो माहौल बनाने के लिए हुकूमत ने आज तक क्या इकदाम किए हैं? मासवाए उन्होंने एग्रेशन करने के, मासवाए कि वो उन्होंने सख्ती ज्यादा करने के। देखिए फॉर एग्जांपल आप शाहिद खान अब्बासी साहब भी ये कहते हैं, उनका कल परसों से जो आप सुन रहे हैं वो गैर जानबदार आदमी है ना, जरा वो किसी पार्टी, दोनों पार्टियों के तो है नहीं। वो भी कह रहे थे, मौलाना साहब ने भी फरमाया है कि ये जमहूरी रवैये नहीं है, तंग नजरी है हुकूमत की तरफ से। अगर आप पिंडी में जुलूस होने देते, लाहौर में जलसा होने देते, ये देखिए 2 से 5 और 5 से 8 या 3 से 6 ये जलसों के कुछ टाइम होते हैं। मतलब ये कहाँ पे आपने देखा है? और अगर किसी मुल्क, किसी वो जो पंजाब है किसी फैमिली की मलकियत तो नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की मलकियत है। उसमें हम पंजाबी भी आ सकते हैं, सिंधी भी आ सकते हैं, उसमें बलोची भी आ सकते हैं, और पठान भी आते हैं और आने चाहिए। अगर किसी को 3 दफा पंजाब में आना है या पंजाब में से किसी को किसी दूसरे सूबे में जाना है पाकिस्तान में, तो इजाजत थोड़ी होगी। तो वो जब आप ये कहें कि फलां का नवाज शरीफ का सूबा या मरियम नवाज का सूबा, भाई आपका सूबा कहाँ से आ गया? ये पाकिस्तान का सूबा है और हम पाकिस्तानी हैं, हम सबका हक है। अगर उसके बाद आप फिर एक जमात को टारगेट किए जा रहे हैं, उनके बंदों को टारगेट किए जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जब ये अमेंडमेंट्स हो रही थी
तो ये जो 4-5 MNA थे, ये जो PTI के, इनको उठा के कहाँ पे रखा गया? उन्होंने बयान नहीं दिया वापस आके। और अभी भी जब बंदे उठा लिए जाते हैं तो कहाँ पे लेके जाए जाते हैं? और ये सारी बातें जो हैं सर, ये इन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है ना। वो जब तक एड्रेस नहीं होंगी तो फिर कैसे आप एक आदमी को जेल में भी रखें, एक आदमी को बुनियादी जेल में भी आप फैसल साहब जेल में डेथ सेल में रखें। आपकी बात सही है, लेकिन उनकी बेगम को भी आप 7 महीने अंदर रखें और एक्सपेक्ट करें कि वो नरमी से बात करेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। नहीं, लेकिन माहौल आपने जहां तक बनाने की बात की, मैं आपसे एग्री कर लेता हूं कि इस वक्त हुकूमत, क्योंकि वो तो आपको स्टेक होल्डर मानती ही नहीं है, क्योंकि मैं भी सुन रहा था स्टेक होल्डर्स ही नहीं मान रहे होते। लेकिन सर माहौल आपकी साइड से भी तो नहीं बन रहा ना। अब जैसे अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह की स्पीच कर रहे हैं, जिस तरह के अंदाजे गुफ्तगू को अपना रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन ज्यादा सख्त बयान दे रहा है या कौन ज्यादा जुल्म कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर माहौल बनाना है, चीजों को बेहतर करना है, डायलॉग करना है, चीजों को आगे लेके चलना है, एक स्टेज पर आना है जिसपे आपका भी फायदा हो, सामने वाले का भी फायदा हो, तो उसके लिए माहौल आपकी तरफ से भी तो नहीं बन रहा ना सर। बात यह है कि अली अमीन रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, वो कोई एक्शन तो नहीं कर रहे। अगर आप वो आएंगे और वो लाहौर में आए और आप दहशतगर्दी का पर्चा कर दें, पिंडी में आए तो बगावत का पर्चा कर दें, तो वो एक सूबे का रिप्रेजेंटेटिव है, एक सूबे में 2/3 से ज्यादा उनकी मेजोरिटी है, तो आप तो उन जो 4 करोड़ पख्तून हैं जिनके वो वजीर आला हैं, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? ठीक बात है, अगर जबान की सख्ती है तो उसकी कोई वजूहात तो है। तो मैसेज तो गंडापुर साहब भी पूरे पाकिस्तान को अच्छा नहीं दे रहा ना सर, ये भी तो देखे ना, ये इसको तो माने। तासुर इसलिए नहीं अच्छा। फॉर एग्जांपल अभी आपने फरमाया कि आप जुल्म की बात नहीं कर रहे, तो मैं आपसे सवाल करूं काउंटर, बुरा मत माने कि क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मैंने आपको बोला कि देखें, मैं आपसे सवाल करने से पहले मैंने कहा कि जिस तरह से हुकूमत रोक रही है ये गलत है, मैंने उसको एम्फसाइज करके आपको मैंने कहा सर इस पैरा को अगर हम हटा दें, अगर फॉर एग्जांपल अगर हुकूमत संजीदा है तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे पैनल में मौजूद मुफ्ती साहब समेत कोई भी जो ज़ी-शोर शख्स हैं वो इस बात से एग्री नहीं करेंगे या इस बात पे राजी नहीं होंगे कि जो खातीन होती हैं उनको जेलों में रख के, तो अगर आप उनकी बेगम के ऊपर जाली मुकदमे खत्म करें तो एक अच्छा स्टेप हुकूमत क्यों नहीं करती? हुकूमत से आगाज करे, उसके बाद अगर सख्ती की जो आप आए बात है फिर गिला किया जा सकता है। तो पहले आप जरा कोई एक्शन तो कीजिए, सिर्फ गुफ्तगू से तो नहीं होता ना कि गुफ्तगू कर ली जाए। अच्छा, जब जलसों की इजाजत हुई थी तो फैसल साहब मुझे लग रहा था कि शायद कोई मामला बेहतर हो, जब इजाजत मिलना शुरू हो गई है, वो ये थोड़ी सी नरमी थी आपको लगता है या नहीं? ये ऐसा कुछ नहीं था, ये खाम ख्याली? कौन सा सर? मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही थी। मैंने कहा सर अगर जब जलसों की इजाजत हुई थी ना, 6 जलसे मुलतवी हुए, कैंसिल हुए, उसके बाद जब जलसों की इजाजत मिली तो लोगों का ख्याल ये था, लोग ये समझ रहे थे कि शायद मामला अब आगे बढ़ेंगे, इजाजत मिली है, ये भी थोड़ा सा एक नरम लहजा है सामने की तरफ से। तो सर उसमें ये हुआ ना, जब जलसों की इजाजत दी गई तो जलसों का माहौल क्या किया गया? कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए गए, वहां पे पुलिस लगा दी गई, बंदे अरेस्ट करने शुरू कर दिए, रात को छापे मारने शुरू कर दिए। ये इजाजत देनी भी है और फिर जलसा करने भी नहीं देना, ठीक है। और फिर जलसों का 3-3 घंटों का टाइम कौन रखता है? ये बताइए। मतलब जलसों में तो जलसे तो बाकी सूबों को तो मुझे पता नहीं है, पाकिस्तान का मुझे इल्म है कि यहाँ पे 2 बजे का जलसा शाम को 6 बजे शुरू होता है, ठीक है। और इस तरह से हर जगह पे होता है। तो ये सियासी इज्तिमात होते हैं, सियासी इज्तिमात कोई फिल्म का शो थोड़ी होता है, उसमें तरीक़ेकार इख्तियार किए जाते हैं। वो जब आप कंटेनर लगाएंगे, आप देखिए आप लोगों की नकलो हरकत के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, ये यार जमहूरी रवैया है ना। ठीक है अली साहब, अगर बिल्कुल फैसल साहब पॉइंट आ गया। अली साहब ये बताइएगा, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जलसा करना चाहे, चले सिंध में ही करना चाहे, मैं नहीं कहता पंजाब में, केपी में या बलूचिस्तान में जलसा करें, सिंध में ही करना चाहे, तो सर आप भी उसी चीजों को फॉलो करेंगे? ये तो नहीं है ना कि बिलावल साहब या जरदारी साहब आके 9 बजे खिताब करना शुरू कर रहे हैं रात में? किस चीज को फॉलो करेंगे? सॉरी सर, जो SOPs होंगी, जो जलसे के टाइम डिसाइड होंगे, जैसे PTI को जलसे का टाइम दिया जा रहा है कि 3 से 6 कर लें, 6 से 8 कर लें, तो यही फिर तमाम सियासी जमातों के लिए होगा, चाहे वो सूबे में उनकी हुक्मरानी क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्यों नहीं? अगर कोई पाबंदी है और कोई है, सब अक्रॉस द बोर्ड, नोबडी इज अबव द लॉ। और फेडरल गवर्नमेंट की अगर कोई वजूहात हैं, जैसे उन्होंने बयान की थी कि कोई इंटेलिजेंस थी या लॉ एंड ऑर्डर का मसला था या कुछ ऐसे अनासर थे मुल्क में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है
केपी से लेके इस्लामाबाद और बाकी जगहों पे सबको पता है क्या है। उसकी रोशनी में अगर कोई पाबंदी लगाई गई, उसी की रोशनी में लगाई है ना, इसके अलावा तो कोई रोशनी नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि उसको फॉलो किया जाए, मगर यहाँ मैं इस चीज की हिमायत नहीं कर रहा। बिल्कुल सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। पीपल्स पार्टी हिमायत करती है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत सेक्शन 196 के तहत हुकूमती दरख्वास्त जो है जमा की गई है कि भाई पीटीआई के रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत करेगी? अब मुझे इल्म नहीं है कि अभी चीफ हमारी जो सीईसी है उसने इस पे क्या फैसला किया है, उसकी क्या राय है। तो मगर सीईसी का तो इजलास तो मेरे ख्याल से बाद में ही होगा, अभी थोड़ी होगा। बिल्कुल, तो जब होगा तो पता चल जाएगा कि क्या है। मगर पीपल्स पार्टी, जैसे कायरा साहब अक्सर मेरे शो के अंदर होते हैं, वो तो कहते हैं पीपल्स पार्टी तो किसी भी सियासी जमात पर कदगन लगाने, उनको बैंड करने के हक में नहीं होती, हर एक को सियासी हक हासिल। देखें, अभी जो इससे पहले जब आर्टिकल 6 और बाकी सब चीजों के मामला चल रहे थे तो उस वक्त भी हमने पीपल्स पार्टी पहली पार्टी थी, वाहिद जमात थी जिसने पहले कहा था कि हम इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज या किसी कोई डेमोक्रेटिक राइट कहीं वायलेट हो रहा हो तो नून लीग आप लोगों से मुशावरत नहीं करती, अपनी मर्जी से पूरा फैसला होता है? क्योंकि जब पीटीआई को बैंड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे थे हमारे वजीर इत्तला साहब, तो वो आपको लग रहा है कि वो भी उनकी अपनी मर्जी से था? मेरा नहीं, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मर्जी थी या उनकी पार्टी का क्या फैसला था, मगर फिर उन्होंने जल्दबाजी में एक चीज़ की जो फिर नहीं हो सकी, और मेरे ख्याल से सब यही मानेंगे कि बेहतर होता कि वो ऐसा नहीं करते। तो यहाँ भी मैं कहूँगा कि मशावरत से चला जाए, सबको ऑन बोर्ड लेके चला जाए तो बेहतर होगा। मगर यहाँ मैं इस पर फिर से आना चाहूँगा कि अगर मैं हुकूमत की या फेडरल गवर्नमेंट की बात करूं और कहूं कि शायद स्पेस सबको मिलना चाहिए, एहतजाज या जलसा सबको इजाज़त होना चाहिए, मगर साथ साथ ये भी कहूँगा कि अमीन गंदापुर साहब का आप रवैया भी देखें उनकी। अगर वो आगे से फेडरल गवर्नमेंट 9 मई नहीं करना चाहती की बात कर रही है तो कौन दे रहा है? अली अमीन गंदापुर साहब सीएम है एक सूबे के, क्या उनको सूट करता है जिस किस्म की लैंग्वेज वो यूज करते हैं, जिस किस्म की वो बट से अपनी क्लैशनकॉफ उठा के लहराते हुए विंडशील्ड ट्रकों की तोड़ रहे हैं? ये मतलब डज इट सूट हिम? अगर हुकूमत उन पे ये इल्जाम लगा रही है कि May 9 नहीं हो, तो ये कौन इंस्टिगेट कौन कर रहा है? इनका रवैया देखें, इनकी जबान देखें, इनका लहजा देखें, इनकी हरकतें देखें। अब वो ऐसा बिहेव करेंगे तो हुकूमत को मौका भी मिलेगा कि वो ऐसी कोई चीज सेंस कर सके या कोई बात भी कर सके कि हमें लग रहा है चीजें उस तरफ लेके जा रहे हैं ये फिर से। अगर आप थोड़ी सब्र और तहम्मुल से चीजों को डील करें, थोड़ा नरम लहजे में बात करें। देखिए, एहतजाज आप अपना रिकॉर्ड करा सकते हैं, नरम लहजे से भी कर सकते हैं और साफ जबान से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है गालम गलोच की और तू तड़ा की सियासत की जाए। तो ये चीजों पे अब नजरसानी पीटीआई वाले खुद करें तो मेरे ख्याल से आधी से ज्यादा मुश्किलात जो पीटीआई को हैं वो अपने खुद मेंबरान की वजह से हैं, उनके एक्शन और रिएक्शंस की वजह से। अगर वो थोड़ा देखें, हुकूमत तो फिर अभी भी कहती है कि आए बैठे बात करें, ये लोग बात नहीं करना चाहते। हर महीने में 2-2 दफा कौन निकल के प्रोटेस्ट करता है? कौन कह रहा है बात करने का? वैसे बताइए सर, लास्ट बयान आपने बात करने का किसका सुना था? हमारी तरफ, हुकूमत की तरफ से ही था कि आए बैठे। आप तो कहते हैं हम तो हुकूमत में नहीं है, हम तो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, मगर हुकूमत का था ना कि हमने तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने तो बीच में ऑफर भी दी थी कि मैं मीडिएट कराता हूं, आप आके बैठे। हम हुकूमत में नहीं सही, मगर हम अपना किरदार जिनसे मुज़ाकरात करना वो उनको स्टेक होल्डर नहीं मानते सर। अब आपने ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुना होगा। ये भले नहीं स्टेक होल्डर नहीं हो, मगर फितना भी तो नहीं बने, डिस्टेबलाइज तो नहीं करें मुल्क को, बाकी चीजों को तो नहीं, IMF को खत तो नहीं लिखे कि इनको कर्जा नहीं दो। ठीक है, सऊदी अरबिया का वक्त इन्वेस्ट करने आए तो शेयर क्योंकि मेरे पास आखिरी लम्हात बचे, मैं जरा फैसल भाई से भी 2-3 बातें पूछना चाहूंगा कानूनी तौर पर, लेकिन उससे पहले मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, सर व्हाट नेक्स्ट? आप मुसव्विदा के हवाले से मामलात कहां तक पहुंचे, क्या हुआ? अब जो मुसव्विदा लाया जाएगा उससे पहले तमाम सियासी जमातें आपस में बात कर लेंगी या क्या तरीकेकार होगा सर? मान लेना चाहिए कि इत्तेहादी हुकूमत को पहले मरहले पर शिकस्त हो गई है ना। अब हमने सुना है कि यही मुसव्वदा को पास कराना उनके लिए जरूरी भी है, वरना हो सकता है उनकी भी छुट्टी हो जाए।
तो एक ही रास्ता बचा है कि मौलाना फजल रहमान साहब की शख्सियत में लचक ज्यादा है, वो पीटीआई को और हुकूमत को एक मेजबान बिठाएं और हम एक मुश्तरका मसौदा लेकर आए और उसको पास करने की जो कौम की जरूरत है। मौलाना साहब ऐसे आईनी तरमीम के हक में वोट दे देंगे या उनके जो अरकान पार्लियामेंट है किसी भी पॉइंट पर आके कोई भी वसीतर कौमी मफाद की खातिर? नहीं, वसीतर हो या गैर वसी, अगर हमारा मुश्तरका मसौदा होगा फिर तो हम उसके अलावा वोटिंग नहीं होगी, और मुश्तरका नहीं होगा तो हुकूमत ने पहले भी शिकस्त खाई फिर भी शिकस्त खाई। हम डटे हुए हैं और डट जाएंगे फिर भी। उसके अलावा नहीं होगी? नहीं, कतई नहीं। ठीक है। अच्छा फैसल साहब ये बताइएगा, अब ये जो मामला, क्योंकि मैं जरा कानूनी तौर पर भी आपसे पूछना चाह रहा था, इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ अभी ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो तफसीली फैसला आया है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास पे इजलास 6-7 इजलास होगा, उसके बाद उन्होंने फिर सवाल ही कर लिया सुप्रीम कोर्ट से, उन्हीं के कोर्ट में बोल डाल दी कि जनाब आप बताइए कि अगर हम आपके फैसले पर तस्लीम करते हैं तो ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है इसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी, अगर हम इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर फॉलो कर लेते हैं और पीटीआई को उनकी नशिस्तें आपके हुक्म के मुताबिक दे देते हैं तो फिर सर आपके हुक्म के भी मसले मसाइल हो जाएंगे। यानी वो बीच में फंसे। उन्होंने कहा हमें बताइए कि हम करें तो करें क्या। एक तरफ इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है जिसकी वजह से स्पीकर नेशनल असेंबली ने हमें खत भी लिख दिया है, दूसरी तरफ आपका फैसला है, तो सर ये मामला अब कहां जाएगा फिर? कानूनी माहिर की हैसियत से मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। वो लाहौर में एक मुहावरा है, वो कहते हैं मैं भोली हूं पर हैनी भी भोली नहीं। तो इस बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन को ये बुनियादी बात समझ में नहीं आती कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होता है उसको आर्टिकल 189 की बैकिंग है और 190 में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज उस पर अमल करने की पाबंद है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए चेंज नहीं किया जा सकता। सही है। बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन के अरकान जो हैं अगर उनको ये बुनियादी बातें नहीं पता है तो फिर वो इलेक्शन कमीशन के इतनी अहम जिम्मेदारी पे कैसे फाइज। मेरा तो ख्याल ये है और मेरी राय है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस को कि जो इससे पहले कि ये हुकूमत आप पे शब खून मारे, जिसको पिछली दफा जो है वो कुछ वाइज और सेन लोगों ने बचाया, अगर लेट सपोज अगर इलेक्शन कमीशन नहीं अमल करता तो सर क्या तौहीन अदालत कंटेम्प्ट होगा? 6 महीने के लिए अंदर जाएंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फिर इलेक्शन कमीशन पे लगेगी या किसी और एग्जीक्यूटिव पे भी लग सकती है? नहीं, इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अंदर जाएंगे। आपको कहां से ये तासर मिला कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ना मान के? ये असल में जो कमजोरी है ना, ये पिछली दफा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जब दिखाई, जब 90 दिनों का उन्होंने पंजाब और केपी वाले फैसला दिया बिल्कुल, और फिर उसके ऊपर अमल नहीं करा सके। बंदयाल साहब ने तबाही उतार दी अपनी कमजोरी की वजह से सुप्रीम कोर्ट के इदारे की। और मतलब इलेक्शन कमीशन के पास और कोई चांस है नहीं सिवाय इस पर अमल दरामद? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। और इलेक्शन कमीशन की ये सवाल भी बदनीति पे है। इलेक्शन कमीशन टोटल जो है वो इस वक्त पार्टी बना हुआ है और इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन का फ्रॉड, ये चीज मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट के अंदर लिखी भी है ना, पार्टी वाली बात, पार्टी बनने वाली बात इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में लिखी भी। मेजोरिटी ने की है और उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी प्राइज की अंजामदही नहीं कर सके हैं। आर्टिकल 218(3) के तहत इनको फ्री, फेयर, ऑनेस्ट एंड जस्ट इलेक्शन कराना था, ये नहीं करा सके हैं। ठीक है। और इसकी देखिए ना, अभी मौलाना साहब को भी शिकायत है, पीटीआई को भी शिकायत है, और वो कैप्टन सफदर की आपने गुफ्तगू सुनी है जो दामाद हैं पंजाब के, वो जो वजीर, वो तो कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन चोर है और इन्होंने इलेक्शन चोरी किया है और ये सारे करप्ट हैं, और काजी साहब को भी लेते हैं वो, उनकी गुफ्तगू। चलें, लेट्स सी जनाब आने वाले वक्तों में क्या होता है। टाइम की किल्लत है वरना मजीद डिटेलें बात करते। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाज़त। जनाब जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।